आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतवर्ष में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में कैसी सोच लोग रखते थे विवाह को लेकर। लड़की वालों के परिवार की विचारधाराएँ क्या थी, लड़के वालों के परिवार में विचारधाराएँ क्या थी। लड़के वाले भले ही वो चरित्र से हीन हों, भले ही वो अ, मतलब शारीरिक रूप से दुर्बल हों, परंतु वो लड़के वाले माने जाते थे, ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता था उनका। दूसरी ओर भारतवर्ष के उस सामाजिक समकालीन परिस्थिति में, यानी कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, लड़की चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो, जितनी भी स्वस्थ हो, सुंदर हो, सुशील हो, सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन उसके परिवार की विचारधाराएँ कुछ ऐसी थी कि वो लोग कुंठित और हीन भावना से ग्रसित रहते थे, क्योंकि वो लड़की वाले होते थे। ऐसा माना जाता था कि लड़की जैसे ही विवाह के योग्य हो जाए, उसे तुरंत विदा कर दिया जाना चाहिए, विवाह करवाकर, क्योंकि ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा की बात होती थी। सामाजिक प्रतिष्ठा यानी कि सोशल प्रेस्टीज जिसे हम लोग ले सकते हैं। जिनके घरों में लड़कियों का विवाह देर समय तक नहीं होता था, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर लांछन लगते थे। सामाजिक लोग लांछन लगाया करते थे। तो ऐसे ही एक एकांकी रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीबीएसई क्लास 9 मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है, मतलब चौकी है, तख्ता जिसे कहते हैं, लकड़ी का बना हुआ। उस तख्ते को पकड़कर राम स्वरूप जी, जो कि इस एकांकी के एक पात्र हैं, बहुत ही मुख्य पात्र हैं, वही लड़की के पिता हैं। राम स्वरूप जी अपने नौकर के साथ एक चौकी को पकड़कर, पीछे की ओर राम स्वरूप जी हैं और उस तरफ नौकर है। तो यूँ समझिए कि जैसे हम लोग ऐसे देख रहे हों अगर, तो नौकर का चेहरा तो दिख रहा है, क्योंकि वो सामने है, उसका फ्रंट में चेहरा है, चौकी पकड़े हुए है। और राम स्वरूप जी पीछे से दिख रहे हैं, तो उनकी पीठ नज़र आ रही है, वो भी चौकी पकड़े हुए हैं, ये पीछे-पीछे आ रहे हैं, वो सामने की ओर आ रहा है। एक कमरे के अंदर से चौकी निकाल कर बाहर जो उनका ड्राइंग रूम है, उसमें चौकी को रखने के लिए ला रहे हैं, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, और वो भी कौन से मेहमान? लड़के वाले आने वाले हैं। तो लड़का और लड़के का पिता आने वाले हैं, गोपाल दास जी और उनका बेटा शंकर। वो लोग देखने आ रहे हैं लड़की को। अब इन्हें क्या करनी है, लड़की को साज-सज्जित सुसज्जित करके, साज-सज्जा करके, सजाकर उसको पेश करना है, सामने प्रस्तुत करना है लड़के वालों के सामने। ये दिखाना है कि हमारी लड़की सुंदर है, सुशील है, गाना गाना भी आता है, वाद्य यंत्र भी बजाना जानती है। ये सब कुछ दिखाना है माता-पिता को। तो इसलिए घर में साज-सज्जा चल रहा है, सामानों का इधर-उधर सब कुछ व्यवस्था हो रहा है। अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं राम स्वरूप जी। और चल अधेड़ उम्र किसे कहते हैं भई? तो जो समझ लीजिए 50 या 50 के ऊपर का, जो 45 से 50 के बीच में जो लोग होते हैं, अधेड़ उम्र के होते हैं। ना वो जवान में आते हैं, ना बूढ़े में आते हैं, अधेड़ उम्र। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते-चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। दूसरा सिरा यानी कि दूसरा साइड। एक साइड इन्होंने पकड़ा है, एक साइड उन्होंने पकड़ा है। तो नौकर कहता है, मतलब सॉरी बाबू कहते हैं, राम स्वरूप जी, वो कहते हैं, "अबे धीरे-धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। चल, उधर मोड़, इधर मोड़, उधर-उधर, बस, उधर मोड़ दे।" नौकर कहता है, बिछा दूँ साहब? रख दूँ? बाबू कहते हैं तेज आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ जब अकल बढ़ रही थी, तब तो तू वहाँ बहुत देर से पहुँचा होगा। बिछा दूँ साहब। हुँ, और यह पसीना किस लिए बहाया है? इतना पसीना क्यों बह गया तेरा? तभी नौकर तख्त बिछाते-बिछाते हँसता है, ये संकेत करते हुए, दिखाते हुए कि आप भी तो दुर्बल हैं, आपका भी तो पसीना निकल आया है और आप खुद ही कितने कमज़ोर दिख रहे हैं। ये सारी बातें उसकी हँसी में हैं। हँसते हुए ही ऐसे हँसता है। तो फिर बाबू कहते हैं, "अबे हँसता क्यों है? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं।" कसरतें करना मतलब एक्सरसाइज़ करना। हमने भी जवानी में एक्सरसाइज़ की है। "कलशों से नहाता था, लोटों की तरह।" कलशा क्या होता है भई? घड़ा होता है ना, पीतल का घड़ा, जिससे पुराने ज़माने में कुएँ से पानी टाना जाता था। महिलाएँ जो हैं, गागर वो पीतल का कमर पे रख कर जाती थी तालाब से या नदी से पानी भरने के लिए, भर कर ले आती थी। तो वो घड़ा एक तरह का होता है, मिट्टी का नहीं, पीतल का गागर। तो कह रहे हैं कि मैं कलश उठा कर के ऐसे लोटे की तरह नहाता था। जैसे लोटा छोटा होता है, तो वो आसानी से कोई उठा के नहा लेगा, लेकिन कलश से कोई उठा के लोटे जैसा नहाएगा, तो ताकतवर इंसान ही नहा सकता है। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ताकतवर था जवानी में। और कहते हैं, "उसे सीधा कर, चौकी को सीधा कर यूँ, बस। और सुन, बहू जी से दरी माँग के ले आ।" बहू जी मतलब अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि जा मालकिन से दरी माँग कर ले आ। दरी क्या होता है? तो वो क्या बोलते हैं, कारपेट होता है, ठीक है ना? किसी खाट पे या किसी चौकी पे, तख्ते पर
वो कारपेट बिछा दिए और छोटा-सा कारपेट बेड के साइज़ का ही कारपेट बिछा के फिर उसके ऊपर चादर बिछा देंगे तो वो बेड बन जाएगा, ठीक है ना? उसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी ले आना, कहते हैं बिछाने के लिए चद्दर भी ले आना। कल जो धोबी के यहाँ से धुल के आया था, धोबी के यहाँ से धुल कर आया था, अभी इस पर एक हँसी-मज़ाक होगा। नौकर जाता है, बाबू इसी बीच में मेज़पोश ठीक करने लगते हैं। मेज़पोश क्या होता है? तो मेज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर सजाने के लिए थोड़ा साफ-सुथरा कपड़ा जिस पे डिज़ाइन-विज़ाइन बना हुआ हो, उसको मेज़पोश कहते हैं। सजाने लगते हैं। एक झाड़न लेते हैं और झाड़न लेकर के उसी से अ, सोफ़ा-वोफ़ा या जो कुर्सी वगैरह है, उस पे 2-4 हाथ लगाते हैं, सब कुछ साफ करने लगते हैं। तभी सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। सहसा मतलब अचानक, अचानक से घर की मालकिन प्रेमा अंदर घुसी है स्टेज पर, यानी कि सीन में जो नाटक चल रहा है एकांकी का। वहाँ राम स्वरूप जी हैं और तुरंत आते ही कहती है गुस्से में, गंदुमी रंग है उसका, गंदुमी रंग मतलब गेहूँ के कलर का रंग है। हम इंडियन लोगों का सबका कलर गेहूँ जैसा ही होता है, हम लोग गोरे भी नहीं होते हैं, काले भी नहीं होते हैं ऐसे। आती है, छोटा कद है, नाटी-सी है, चेहरे और आवाज़ से ज़ाहिर हो रहा था कि किसी काम में बिज़ी थी और अचानक डिस्टर्ब हो गई ना, तो गुस्से में आ रही थी वो। और आते ही कहती है, उनके उनके पीछे-पीछे भीगे बिल्ली की तरह से वो नौकर भी आ रहा है, डरा-डरा सा भीगी बिल्ली की तरह, कि अभी डाँट पड़ने वाली है। गया तो था मैं दर्री और चादर ढूँढने के लिए लेकिन मिला नहीं, तो डरा-डरा आ रहा है। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक़्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी में माथा खराब हो रहा है, मतलब डॉट, डॉट, डॉट दिया हुआ है, जल्दी में लिखने के बाद डॉट, डॉट, डॉट। दिस इज़ अ मार्क ऑफ कंटिन्यूएशन। यानी कि वो और भी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पाई। कह रही है कि एक तो ऐसे ही जल्दीबाज़ी में ना जाने कितनी परेशानियाँ हैं। राम स्वरूप जी कहते हैं, "धोती?" प्रेमा कहती है, "हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। अभी-अभी तो धोती बदले हो।" ठीक है ना? डाँट रही है, "नहा धोकर धोती तुमने चेंज किया ही है, फिर धोती माँग रहे हो।" राम स्वरूप कहते हैं, "लेकिन तुमसे धोती माँगी किसने?" प्रेमा कहती है, "यही तो कह रहा था रतन, ये जो रतन खड़ा है, यही कह रहा था।" राम स्वरूप कहते हैं, "क्यों बे रतन? तेरे कान में डाँट लगी है क्या?" डाँट लगने का मतलब कोई छोटा-सा लकड़ी का पिन कोई कान में घुसा ले या कोई रुई-वुई वगैरह डाल ले ताकि ना सुने। इसलिए वो उसको ताने मारते हुए कह रहे हैं कि कान में डाँट लगी है क्या कि सुना नहीं? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है धुली हुई उसे माँग ले आ, बेवकूफ़ कहीं का। तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊँ? उल्लू। प्रेमा कहती हैं, अच्छा जा, समझ गई प्रेमा कि भाई सारा भूल इसका था नौकर का। कहती है जा पूजा वाली कोठरी में, कोठरी यानी कमरे में। कह रही कि जा पूजा वाली कमरे में जा और वहाँ लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुला हुआ कपड़ा रखा हुआ है। उसी कपड़ों में से एक चद्दर उठा ला। नौकर कहता है और दरी मालकिन? तो मालकिन कहती हैं, दरी ये रही पड़ी हुई है, ये उठा ले, इसको उठा ले, इसको बिछा दे। दरी मतलब वो कारपेट। रामस्वरूप कहते हैं दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से बीबी जी के कमरे मतलब अपनी बेटी के कमरे में से कह रहे हैं बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम और सितार भी उठा ले आना। उनका मतलब ये था कि ये जो चौकी बिछाई जा रही है तख्ता मेहमानों के लिए, उसके आस-पास में ही सॉरी मेहमान तो कुर्सी पे बैठेंगे, चेयर पे, बगल में तख्ता बिछा हुआ था, उसके ऊपर हारमोनियम, सितार सब रख देंगे, ताकि ये दिखा सकें कि मेरी बेटी बैठकर रियाज़ करती है सितार का, बहुत गुणवान है, ठीक है ना? दिखा सकें। रतन जाता है, पति-पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुँह फुलाए बैठी है। प्रेमा अपने पति को सूचना देती है, कहती है कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तुम्हारी और हमारी लाडली बेटी जो है, वो एकदम मूड में नहीं है सामने आने के लिए, ठीक है ना? क्यों नहीं आने के मूड में थी? क्योंकि पढ़ी-लिखी लड़की थी। रामस्वरूप और प्रेमा की जो बेटी थी, वो पढ़ी-लिखी थी और पढ़ी-लिखी होने के नाते उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं नुमाइश की तरह से सामने पेश किया जाऊँ एक सामान की तरीके से। लोग मुझे देखें, परखें, मुझसे सवाल पूछें और फिर उनकी मर्ज़ी में आया तो मुझे चॉइस करके ले लें और नहीं मर्ज़ी में आया तो हमको रिजेक्ट कर दें और मेरी कोई भावना ही नहीं है। तो उस समय के टाइम में भारतवर्ष में पूर्वार्ध में 20वीं सदी में लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था। क्यों? उनकी शिक्षा को जानबूझकर बढ़ावा नहीं दिया जाता था ताकि ज़्यादा पढ़ी-लिखी लड़की रहेगी, तो लोग उससे विवाह करने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो घरेलू नहीं होगी। कैसी महिला चाहिए होती थी भई उस ज़माने में लोगों को, जो घर में कपड़ा भी धो ले, बर्तन भी धो ले, साफ-सफाई रखे, खाना बना ले, लोगों का ध्यान रखे। मतलब उस लड़की का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसकी अपना कोई टेस्ट, अपना कोई लाइक्स, डिसलाइक्स नहीं है, पसंद या नापसंद। तो घुट-घुट कर रहती थी महिलाएँ, समाज में उन्हें दबाया जाता था। तो उन्हें छूट ना दिया जाए या वो बढ़कर अपने अधिकार की माँग ना कर बैठें, इसीलिए उनको पढ़ाया-लिखाया नहीं जाता था। तो इन दोनों की बेटी ऐसी है और उसे बुरा लग रहा है कि मुझे इस तरीके से पेश किया जाना है। रामस्वरूप कहते हैं, "मुँह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज़ की दवा हो?" तुरंत अपनी पत्नी को जैसे सदियों से चला आ रहा है भई पति पत्नी को डाँट कर दबा देता है, तो कह रहे हैं कि, "मुँह फुलाए बैठी है? और तुम उसकी माँ हो? और तुम किस मर्ज़ की दवा हो भई?"
तुम भी तो एक दवा हो ना, तुम भी तो एक बीमारी, बेटी का इलाज कौन करेगा? तुम करोगी। जैसे-तैसे करके वो लोग पकड़ में आए हैं भई, ठीक है ना? लड़के वालों को बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा है। अब अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर वो लोग चले गए तो फिर मुझे बाद में दोष मत देना, ऐसा कहते हैं। प्रेमा कहती है, "तो मैं ही क्या करूँ?" वो भी झुँझला जाती है। "सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा-लिखा कर सिर पे चढ़ा रखा है।" ठीक है ना? हम लोगों को तो ये पढ़ाई-लिखाई का जंजाल समझ में ही नहीं आता है। मतलब ये प्रेमा उस ज़माने में रही होगी जब पढ़ाई-लिखाई ना के बराबर था महिलाओं के लिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अ, आ, ई पढ़ लिए और गिनती सीख लिए। गिनती मतलब काउंटिंग 1, 2, 3, 4 काउंटिंग सीख लिए, बस पढ़ाई हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री सुबोधिनी पढ़ लिया। स्त्री सुबोधिनी एक पत्रिका है, मैगज़ीन है, वो पढ़ लिया और उसमें बहुत कुछ ऐसी-ऐसी बातें लिखी रहती है, जो आजकल के बीए और एमए की पढ़ाई में नहीं लिखी रहती है। सच में, ऐसी जो पत्रिकाएँ होती हैं मैगज़ीन, वो लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करने वाले लेसन्स को लिखती हैं, आर्टिकल्स को लिखती हैं। जबकि एमए और बीए की किताबों में कोर्स की चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, उससे हमारा व्यक्तित्व का सुधार तो नहीं होगा। आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं अनोखे हैं कहती है। रामस्वरूप कहते हैं, "ग्रामोफ़ोन बाजा होता है जानती हो ना?" प्रेमा कहती है, "क्यों?" मज़ाक उड़ाने वाले हैं अपनी पत्नी का। कहते हैं, "2 तरह का होता है, एक वो होता है जो आदमी का बनाया हुआ है और आदमी उसे जब चलाता है गाना सुनने के लिए और जब गाना पसंद ना आए तो जब चाहता है रोक लो। दूसरा जो ग्रामोफ़ोन है वो परमात्मा बनाते हैं, जो एक बार ऑन हो गया रिकॉर्डेड वॉइस तो वो बस चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। समझ गई प्रेमा कि ये ताना मेरे लिए है। मुझे ग्रामोफ़ोन कह रहे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तो बस बोलते ही जाती हूँ, बोलते ही जाती हूँ। प्रेमा कहती है, "हटो भई, तुम्हें तो बस ठठोली ही सूझती रहती है।" ठठोली मतलब हँसी-मज़ाक। यह तो होता नहीं कि वो अपनी उमा को राह पर ले आएँ, यानी बेटी का नाम है उमा। कह रही है कि ये तो हो नहीं रहा है कि बेटी को रास्ते पर ले आएँ। अब देर कितनी रही है? वो लोग आते ही होंगे, अभी आ जाने में, कोई देर नहीं है। रामस्वरूप कह रहे हैं, "तो क्या हुआ?" प्रेमा कह रही है, "तुम ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक-ठाक करके नीचे ले आना बेटी को। तो आजकल की ये लड़कियाँ कितनी भी सुंदर हों, बिना टिम-टाम के भला कौन पूछता है?" यानी उस समय के परिवेश के बारे में एक और बात पता चला कि शिक्षित होने पर भी लोगों के दिमाग कुंठित होते थे। लोगों की सोच बड़ी छोटी होती थी। जब तक लड़की लिपस्टिक ना पहनी हो, जब तक वो कानों में बाली ना पहनी हो, नोज़ रिंग ना हो, जब तक काजल ना लगाई हो, लोग उसे पूरी तरह से सुंदर नहीं मानते थे। सुंदरता सीरत में होती है, स्वभाव में होता है और सुंदरता देखने वालों की आँखों में होती है। तो इस चीज़ की कमी थी उस तरह के उस ज़माने के समाज में। तो कह रही है यार, कितना भी सुंदर हो, लोग टिम-टाम के भला कोई पूछता तो है नहीं। टिम-टाम मतलब चकाचौंध करने वाला सुंदर चेहरा बनाने के लिए मेकअप वगैरह। इसी मारे मैंने पाउडर-वाउडर उसके सामने रख दिया था। मैंने कह दिया था कि बेटी लोग आने वाले हैं, थोड़ा पाउडर-वाउडर लगा ले चेहरे पे। तब तो इतना कुछ था नहीं मेकअप के लिए, बस पाउडर हल्का-सा लगा लिया, हो गया मेकअप, काजल लगा लिया। पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म से नफ़रत है। मेरा कहना था कि आँचल से मुँह लपेट कर लेट गई। मैंने जैसे ही कहा मुँह लपेट के लेट गई। मैं बाज आ गई हूँ तुम्हारी इस लड़की से, उफ़! रामस्वरूप कहते हैं, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो कॉस्मेटिक वर्ल्ड का पेट चलता है। ये जो कॉस्मेटिक वर्ल्ड में काम करने वाले लोग हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनता है, उनका पेट पूजा इसी से चलता है, आजकल की लड़कियों के स्वभाव से। मतलब पढ़ाई-लिखाई भले ही ना आए, लेकिन चेहरे को सुंदर बना के रखना है। प्रेमा कहती है, "अरे! मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करवा दो, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो एंट्रेंस पास करवा दो मतलब ऐसा होता है ना कि भई एंट्रेंस पास करवा दिया कॉलेज में और उसको एडमिशन मिल गई और घर में रहकर पढ़ेगी, परीक्षा देने जाएगी। तो उसके माता का ये सोच था कि अगर एंट्रेंस पास करा दिए होते, तो घर में बैठकर पढ़ती और एग्ज़ाम दे देती, पास हो जाती। लेकिन तुम्हारा तो शौक था कि बेटी को कॉलेज में पढ़ाएँगे, हॉस्टल में भेजेंगे। अब तुमने हॉस्टल भेजा, कॉलेज में पढ़वाया, अब लो भुगतो। अब इतनी पढ़ लिख ली है कि अब उसको ये सब चीज़ पसंद ही नहीं आता है। मेकअप करना, दूसरों के सामने बैठकर अपने आप का मतलब पुराने सोच समझ के हिसाब से जैसे लड़कियाँ चुनी जाती थी, पसंद की जाती थी, ये सब तरीका उसको अच्छा ही नहीं लगता है। रामस्वरूप बात काटते हुए कह रहे हैं, "चुप, चुप, चुप, चुप!" दरवाजे में झाँकते हुए, ऐसे झाँक रहे हैं दरवाजे से, झाँक कर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं देखो लाइन मिस हो गया। "तुम्हें कतई अपनी जवानी पर काबू नहीं। तुम्हें तो बस जवानी पे नहीं सॉरी ज़बान पर सॉरी माफ़ कीजिएगा। तुम्हें अपनी ज़बान पर कोई काबू नहीं। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने ज़िक्र उसकी पढ़ाई-लिखाई का हम थोड़े दूसरे ढंग से करेंगे।" मतलब बाबू राम स्वरूप बहुत डरे हुए थे कि लड़कों वालों को ये ना पता चल जाए कि मेरी बेटी पढ़ी-लिखी है और वो भी हॉस्टल में रह के, कॉलेज में जाके।
कहीं अगर वो लोग ये बात जान गए तो समझ जाएँगे कि ये लड़की घरेलू नहीं बन सकती, संसार नहीं सँभाल सकती, पढ़ी लिखी है, लोग शादी नहीं करेंगे। इसीलिए अपनी पत्नी को कहते हैं, "चुप, चुप, 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 कल ही मना किया था, ये सब बात मुँह पे लाना मत, कोई सुन लेगा तो? मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल दे रही हो और उन लोगों के आने तक तो ना जाने तुम क्या करने वाली हो, यार तुम तो सब कुछ उगल डालोगी।" प्रेमा कहती है, "अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, चलो, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी हो करना, बस मुझे मेरा काम बता दो कि मुझे क्या करना है, चलो।" रामस्वरूप कहते हैं, "तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, तुम्हारा काम यही है कि उमा को जाओ तैयार कर लो, पाउडर ना सही वैसे कौन बुरी है? पाउडर नहीं भी लगाएगी तो कोई बात नहीं, कौन-सी बुरी है हमारी बेटी? पान लेकर ज़रूर भेजना स्वागत में, ठीक है ना? पान खाना एक स्वागत का चीज़ था भाई, स्वागत में पान खिलाना और नाश्ता तो तैयार है ना?" तभी रतन आता है। "आ गया रतन? इधर ला, इधर ला।" ग्रामोफ़ोन हारमोनियम लेकर आ गया होगा। "बाजा नीचे रख, चद्दर खोल, पकड़ तो ज़रा, पहले चद्दर बिछाएँ।" चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, "नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएँगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें मैंने बना दी है। हाँ, चाय भी तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन तो नहीं है घर में, अब क्या होगा?" रामस्वरूप कहते हैं, "क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक़्त याद आती है यार ये सब चीज़ें? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक़्त पर कोई बात सूझती नहीं, तुम्हें तो सूझती नहीं है कोई। अब बताओ रतन मक्खन लाने जाए या यहाँ का काम करवाने में हमारी मदद करे? दफ़्तर का हमारा" दफ़्तर मतलब ऑफ़िस, कह रहे हैं कि दफ़्तर में हमारा जो चपरासी है, पियोन, उसको मैंने कहा था कि भई आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, चलो थोड़ा मेरा मदद कर दो, मेरे घर चल चलो। तो दफ़्तर के चपरासी ने कहा था आने के लिए, लेकिन सॉरी उसने नहीं कहा था, मैंने कहा था कि तुम आ जाना भई मेरे घर, लेकिन उसके नखरे बहुत हैं। गरिमा कहती है, "अब यहाँ का कौन काम ज़्यादा है, चिंता मत करिए तो सब हो जाएगा। कमरा तो सब ठीक-ठाक ही है, बाजा-सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर मैंने तैयार कर ही दिया है, कमरे में ट्रे में रखा हुआ है। बस अंदर से हम आपको पकड़ा दिया करेंगे उन लोग के आने पर और आप ले लिया कर नाश्ता सामने रख दीजिएगा। एक आध चीज़ जो छूट जाएँगी वो खुद ही आइएगा, रसोई में से लेते जाइएगा। इतनी देर में रत्तन मक्खन लेकर के आ जाएगा।" 2 आदमी ही तो हैं, 2 ही आदमी ना हैं, एक लड़का और लड़के का पिता, तो चिंता की क्या बात है? रामस्वरूप कहते हैं, "हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद हैं और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए।" करीने से मतलब तहज़ीब से, बहुत ही नम्रता के साथ बातचीत करे, बोले। क्योंकि जो पढ़ लिख लेते हैं, भई वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं चाहते हुए भी आवाज़ में ऊँचापन आ ही जाता है और आवाज़ में जब ऊँचापन आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं घमंड। तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि कह देना थोड़ा करीने से आए, मतलब है लिहाज़ करे थोड़ा बड़ों का, छोटों का। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, ये लोग मतलब वो लड़के वाले। अब देखो रामस्वरूप को अपनी बेटी का पक्ष लेना चाहिए, लेकिन सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो पक्ष ले रहे हैं किसका? दूल्हे का और दूल्हे के परिवार का। कह रहे हैं ये लोग कुछ ऐसे ही हैं, बात-बात पर गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा मुझे भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, इनके दकियानुसी ख़्यालों पर। दकियानुसी ख़्याल क्या होता है भई? तो पुराने ज़माने वाला ख़्याल, पुरानी सोच, पुरानी परंपराओं वाली सोच। पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, लड़के का पिताजी वकील है। सोसाइटी में भी जाते हैं, सभा में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी जो पढ़ी-लिखी ना हो, ताकि ज़बान ना लड़ाए, घमंड ना दिखलाए, उसकी भावना को दबाया जा सके और वो घर का सारा सामान और सारा व्यवस्था का देख-रेख करे, सब कुछ सँभाल ले। प्रेमा पूछ रही है अपने होने वाले दामाद के बारे में। और लड़का? लड़का क्या करता है? रामस्वरूप कहते हैं, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। ये मुहावरा है, सवा शेर और शेर मतलब कि एक अगर अ, इस लेवल का है तो दूसरा वाला उससे भी ऊँचे लेवल का है। मेडिकल कॉलेज में है, वहीं तो पढ़ता है लखनऊ में, मेडिकल कॉलेज में। अब पता नहीं शायद डॉक्टरी पढ़ता था या कंपाउंडर का कोर्स पढ़ता था या क्या पढ़ता था, हो सकता है डॉक्टर का ही पढ़े, वही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लखनऊ में रहता था, वहीं पढ़ता था। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा है। शादी का दूसरा, तालीम का दूसरा मतलब लड़के का ख़्याल देखो, पढ़ा-लिखा लड़का। उससे जब पूछा गया कि भई तुम पढ़े-लिखे हो और तुमको कैसी लड़की चाहिए? तो उसने कहा कि तालीम लेना है तो ऊँचे लेवल का लो और शादी करनी है तो अपने से छोटे लेवल के इंसान से शादी करो, ताकि उसे दबा सके। यानी एक तरफ नरम हो, एक तरफ गरम हो। यानी कि नरम किसको माना जा रहा है? महिलाओं को और गरम किसे? पुरुष को, ताकि बात-बात में डाँट दे, चिल्ला दे, स्ट्रिक्ट पिताजी की तरह से डिसिप्लिन में रखे और बेचारी लड़की उसका कहना माने, अपने ख़्यालों को उसका हत्या करके, अपने लाइक्स डिसलाइक्स का हत्या करके।
तो उसने कहा कि पढ़ाई की बात अलग है और शादी की बात अलग है। क्या करूँ, मजबूरी है। रामस्वरूप कह रहे हैं कि क्या करूँ? मजबूरी है भई, अपनी बेटी मजबूरी है, मतलब लड़की का पिता अपने आप को मजबूर मानता था, क्योंकि अगर शादी नहीं देगा तो समाज जीने नहीं देगा, इसलिए मजबूरी है। तो कह रहे हैं मजबूरी अपनी है कि बेटी का शादी करना है, वरना इन लड़कों और इनके बाप को तो ऐसी कोरी-कोरी सुनाता, कोरी-कोरी मतलब खरा-खोटा, गुस्सा दिला देने वाली बात ऐसा मैं इन लोगों को सुनाता कि बस ये लोग भी, उसके बाद डॉट, डॉट, डॉट दिया है। क्या बोलना चाह रहे होंगे? ये लोग भी मुझे याद रखते। रतन, जो अब दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी-जल्दी आता है, कहाँ जा रहा था? मक्खन ले आने के लिए, और तभी जल्दी-जल्दी आता है और कहता है, "बाबूजी, बाबूजी।" रामस्वरूप कहते हैं, "क्या है?" रतन कह रहे हैं, "कोई आते हैं।" नौकर कह रहा है कि कोई आ रहे हैं। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झाँक कर ऐसे झाँकते हैं, फिर जल्दी से मुँह अंदर कर लेते हैं। झाँक कर ऐसे मुँह अंदर करते हैं और अंदर करके कहते हैं, "ए प्रेमा, वो आ भी गए।" नौकर पर नज़र पड़ती है, "अरे! तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? जा भाग!" सब चौपट कर दिया। "अबे उधर से नहीं यार, इधर से भाग!" डाँटते हैं। नौकर अंदर जाता है, क्योंकि भाई मेन दरवाजे से नौकर निकलेगा तो घर का इंप्रेशन बुरा लगेगा कि ऐसे घर में ऐसा लोग रहता है क्या? तो इसीलिए अंदर के दरवाजे से भेज रहे हैं। और फिर कहते हैं, "जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा-सा गा देगी, हाँ? आएगी तो थोड़ा गाना-वाना गा देगी।" प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए, धोती मतलब प्रेमा की जो साड़ी थी, साड़ी को धोती बोला गया है। उस ज़माने में साड़ी को धोती बोला जाता था। तो उसकी साड़ी थोड़ी-सी फँस जाती है, अटक जाती है। प्रेमा, "यह बाजा भी नीचे ही रख गया है कमबख्त कहीं का।" कमबख्त किसको बोल रही है? रतन को। रामस्वरूप कह रहे हैं, "अरे तुम जाओ, मैं रख दूँगा, जाओ, जाओ ऊपर रख दूँगा, जाओ, जल्दी।" प्रेमा जाती है, रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, तभी किवाड़ों मतलब दरवाजे पे दस्तक लगता है, दस्तक मतलब नॉक, खट-खट, टक-टक दरवाजे पे होता है। रामस्वरूप कह रहे हैं, "हाँ, हाँ, 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 आइए, 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 हाँ, 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 आइए, आइए।" उसको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं, "हाँ, हाँ, 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 आ जाइए, आ जाइए।" बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना हो रहा है अंदर। आँखों से लोक चतुराई लग रही है, आँखों से। दोनों काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, चतुर लग रहे हैं। लोक चतुराई मतलब लोगों के बीच में कैसे उठा जाए, बैठा जाए, बात किया जाए, इस तरीके में बहुत ही स्मार्ट लिख रहे थे दोनों। आवाज़ से मालूम होता था काफ़ी अनुभवी हैं, आवाज़ से लग रहा था एक्सपीरियंस्ड हैं, फितरती महाशय हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि बनावटी रूप में सिर्फ़ ऐसे अनुभव दिखला रहे हैं, सचमुच में अनुभव का फितरत था उनका, हैबिट था, फितरत मतलब हैबिट। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से था। मतलब ऐसे नौजवान होते हैं ना जो खीस निपोरते हैं, खीस निपोरना एक क्रिया है जिसमें हँसी ला रहे हैं ज़बरदस्ती, ऐसे हँस रहे हैं, एटीट्यूड दिखला रहे हैं। मतलब चेहरे पे स्माइल है लेकिन अंदर से स्माइल आ नहीं रहा है, आँख छोटी करके ऐसे। कमर झुकी हुई है, थोड़ा झुका हुआ है बेचारा कमर से, कमर टेढ़ी थी उसकी, ऐसे थोड़ा बेंड था। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ़ लाइए, इधर, आइए, आइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर उनका बेंत जो था वॉकिंग स्टिक वो गिर जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, "यह बेंत लाइए, लाइए मुझे दीजिए, लाइए।" थोड़ा ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, ज़्यादा ही थोड़ा दिखा रहे हैं। कोने में रख देते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। कहते हैं, "मकान ढूँढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? हाँ? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई आप लोगों को?" रामस्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद कहते हैं, "अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए ख़ासी परेशानी कर दी है। हमको कैसा तकलीफ़? हम लोग तो आपको परेशान कर दिए।" रामस्वरूप कहते हैं, "ख़ासी परेशानी मतलब? ख़ास परेशानी का कारण बन गया मैं।" तो रामस्वरूप कहते हैं, "ये लीजिए, आप तो मुझे काँटों से घसीटने लगे। काँटों से घसीटने लगे ये मुहावरा है। कह रहे हैं कि आप तो बस जैसे कह रहे हैं ना कि आप तो बस मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। हुँ, हम तो आपके सेवक हैं।" थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुख़ातिब होके कह रहे हैं, लड़के की तरफ मुँह करके बोल रहे हैं, "और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी पे आए हैं?" ठीक है ना? लड़के से भी। लड़का कह रहा है, "जी, कॉलेज की तो छुट्टियाँ नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था।" लड़का एटीट्यूड में बोल रहा है, "कॉलेज में कोई छुट्टी नहीं है, बस वीकेंड में चला आया।" वीकेंड क्या होता है भई? हफ्ते का जो एंडिंग होता है ना सैटरडे, संडे, उसमें चला आया। शंकर की ये बात रामस्वरूप सुनने के बाद कहते हैं, "आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर का समय रह गया होगा?" तो शंकर कहता है, "जी, यही कोई साल 2 साल।" रामस्वरूप कहते हैं, "साल 2 साल?" हैरान होकर पूछते हैं क्योंकि वो चाह रहे थे कि बेटी की शादी जल्दी हो जाए। साल 2 साल बाद कोर्स खत्म होगा तब शादी होगा तब तो। शंकर कह रहा है, "हाँ, हाँ, हाँ। जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ।" थोड़ा बीच-बीच में इंग्लिश वर्ड बोल रहा है अपने आप को ज़्यादा पढ़ा-लिखा दिखलाने के लिए। कह रहा है, "बस 1-2 साल का मार्जिन रख रहा हूँ।
1 आध साल का, सॉरी 1-2 साल नहीं, 1 आध साल, 1 आध साल मतलब या तो 1 साल या तो आधा साल। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएँ, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियाँ सताती हैं। अब पता नहीं बीमार हो गया था कि पढ़ने में फ़ेल हो गया था, पता नहीं, लड़के की कमी को छिपाते हुए पिता बोल रहे हैं। इसी की उम्र में सारी बीमारियाँ सताती हैं। देखिए ना, जवान लड़का है, कितनी बीमारियाँ हो गई। एक हमारा ज़माना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा देते थे। उड़ा देते थे मतलब खाकर हज़म कर लेते थे। और फिर जब खाना खाने बैठते थे तो भूख वैसी की वैसी। कितना तगड़ा हमारा स्वास्थ्य था, शरीर था। राम स्वरूप हाँ में हाँ मिलाते हैं। और कचौड़ियाँ भी ऐसी कि उस ज़माने में पैसे की 2 आ जाती थी। ऐसा कह रहे हैं राम स्वरूप। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आ जाती थी और अकेले 2 आने की हज़म करने की ताकत रखता था ये शख्स। अकेले खत्म कर देता था मैं। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं और अब तो स्कूलों में कितने सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है स्पोर्ट्स में दौड़ना, कूदना, खेलना, कबड्डी, खो-खो, ये सब खेल के बच्चे लोग तो और तंदुरुस्त होने चाहिए। अब आज के ज़माने की बात करें भाई 2023 की, तो अब तो वो खेल-कूद भी खत्म हो गया है, ठीक है ना? अब तो बच्चा सब वीडियो गेम में ही देख लेता है, कंप्यूटर, सीपीयू पे बैठ के अपना जो खेल लेता है सब कुछ। तब ना कोई वॉलीबॉल था, ना जानता था, ना कोई टेनिस जानता था, ना बैडमिंटन जानता था। बस कभी-कभी हॉकी खेल लेते थे हम लोग या फिर क्रिकेट खेल लेते थे। तो ये गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बात बता रहे हैं। मगर मजाल था कि कोई भी बच्चा उस ज़माने में कमज़ोर हो, भले ही क्रिकेट और वॉलीबॉल से, सॉरी वॉलीबॉल नहीं, क्रिकेट और क्रिकेट था और सॉरी हॉकी और क्रिकेट, लेकिन कोई बच्चा बीमार नहीं होता था, सारे बच्चे तंदुरुस्त रहते थे उस ज़माने में। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ रहे हैं, ठीक है ना? बेमतलब के हँस रहे हैं। गोपाल प्रसाद फिर हाँ में हाँ, लंबा-लंबा फेंकते जा रहे हैं, क्या-क्या फेंक रहे हैं देखो। फेंक रहे हैं मतलब बड़े-बड़े झूठ बोल रहे हैं हो सकता है, जोशीली आवाज़ में बोल रहे हैं। और पढ़ाई का तो यह हाल था साहब, एक बार कुर्सी पे बैठ गए कि 12 घंटे की छुट्टी, 12 घंटे की सिटिंग, फिर और उठते नहीं थे। जनाब मैं सच कहता हूँ उस ज़माने का मैट्रिक भी अगर अंग्रेज़ी लिख दे ऐसे फ्लुएंट तरीके से फर्राटे से, आजकल के एमए वाले भी उसकी मुकाबिला नहीं कर सकते हैं। गोपाल प्रसाद ने कहा। रामस्वरूप, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, ये तो है, ये तो है। हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कितना कमज़ोर लग रहा है देखो लड़की वाला पक्ष। ही करके हँसे जा रहे हैं, हर बात में हाँ मिला रहे हैं। गोपाल प्रसाद कितना बड़ा-बड़ा लेक्चर मार रहा है उनके घर में बैठ के। गोपाल प्रसाद कह रहे हैं, "माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है ना, अपने को तो ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता है।" ज़ब्त करना मतलब अपने आप को कंट्रोल करना। मन में करता है कितना कुछ बोलते जाएँ। रामस्वरूप कहता है, "हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था। ठीक कह रहे हैं। रंगीन ज़माना। हाँ, हाँ, हाँ।" शंकर भी ही करता है, ही। गोपाल प्रसाद कहते हैं, तभी अपनी आवाज़ और अपना लहज़ा, तरीका बदलते हुए, "अच्छा तो साहब बिज़नेस की बात हो जाए अब, ठीक है ना? थोड़ा बातचीत अब हो जाए। बिज़नेस यानी शादी को बिज़नेस मान रहे हैं। तो ऐसी सोच थी पढ़े-लिखे वर्ग की कि शादी को क्या माना जाता था? एक बिज़नेस। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बच्चों, तो एक सेकंड पार्ट इसका बनाऊँगा जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा एकांकी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।